ओके। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी 2021 के और हमने 50 क्वेश्चंस तक देख लिए थे। अब हम आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे आपको करने हैं, कैसे एनालाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 51 बात कर रहे हैं हाउ इज पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। और अगर मैं इसको हिंदी में आपके लिए पढ़ूँ तो बोल रहे हैं स्थायी कृषि, जिसको पर्माकल्चर बोलते हैं, पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरीके से भिन्न है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये लेके चलना है, मतलब आपके माइंड में ये होना चाहिए, अगर यूपीएससी ने आपसे किसी चीज़ को पूछा है कि कोई एक टेक्निक दूसरी टेक्निक से कैसे अलग है, इसका मतलब एक टेक्निक ज़्यादा बेनिफिशियल है जिसके बारे में उसने पूछा है, ठीक है, यानी उसके आपको पॉजिटिव देखने हैं और दूसरे के नेगेटिव देखने हैं। ये चीज़ याद रखनी है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, दूसरा क्या है, ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, तो लिस्ट में नहीं जाओगे तो आप इसको चाहो तो डायरेक्ट इसको एलिमिनेट कर सकते हो, बट होएगा कैसे कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट बोल रहे हैं पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस बट इन द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रेडोमिनेंट। वेरी ट्रू। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि कन्वेंशनल में क्या हो रहा है, एक ही फसल को आप बार बार उगाए जा रहे हो, गेहूं धान गेहूं धान गेहूं धान, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। तो पर्माकल्चर फार्मिंग उसको डिस्करेज करता है। दैट मीन्स पर्माकल्चर फार्मिंग के बारे में ये स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये तो होगा ही। अगर ये होगा तो ये दोनों गए, आप जाओगे किस पे, 1 और 3 पे, ठीक है। अब एनवायरनमेंट है, अगर आप डायरेक्ट भी जाना चाहो तब भी आप बी पे जाओगे, बट फिर भी देख लेते हैं। दूसरा बोल रहा है कन्वेंशनल फार्मिंग, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन द सॉइल सैलिनिटी बट द अकरेंस ऑफ सच फिनोमेना इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन पर्माकल्चर फार्मिंग। ये भी सही है क्योंकि पहले में वो प्रमोट कर रहा है, और दूसरा अगर गवर्नमेंट उस चीज को पर्माकल्चर फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, इसका मतलब ये है कि उसमें वो प्रॉब्लम्स तो एटलीस्ट नहीं होंगी या कम से कम होंगी जो पहले वाली में है। तीसरा बोल रहे हैं द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजीली पॉसिबल इन सच रीजन। जब दो स्टेटमेंट है कनेक्टेड विद बट एंड एज वेल एज, और इस तरीके के जो प्रीपोज जो इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं आपस में अगर कनेक्ट होते हैं तो उसमें क्या है कि आपको ये बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि वो स्विच कर दे। और वैसे भी अगर कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग क्या, क्योंकि जहाँ पे केमिकल होगी वहाँ पे आपको वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो भी आपको ज़्यादा चाहिए होगी, तो वहाँ पे आप सेमी एरिड रीजन में खेती कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। तभी तो आपको खेती के डिफरेंट डिफरेंट जो अप्रोच है उसको फॉलो करने की ज़रूरत पड़ी। तो ये गया, ये जाते ही आपका ये भी ऑप्शन गया, सीधा पहुँच गया 1, 2 एंड 4 पे। बट एनालाइज कर रहे हो तो चारों के चारों ऑप्शंस को साथ के साथ देखते चलो कि प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरली सो इन द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में हम मल्चिंग कहाँ करते हैं। अब देखो जब आप एनालाइज कर रहे हो इसको यही नहीं छोड़ देना है, अब आपको पता होना चाहिए, उसने पूछ लिया ना प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग, सो यू शुड नो कि मल्चिंग होता क्या है, ठीक है। और कौन कौन सी टेक्निक्स आप अपनाते हो, ठीक है। मल्चिंग क्या होता है आपका कि जब आप छोड़, मतलब अगर आपने गेहूं बोए या धान बोए, कोई भी फसल बोई है तो उसको थोड़ा सा ऊंचाई पे काटो और उसको वहीं पे छोड़ दो, ठीक है, जो भी उसका रेसिड्यू बचता है। क्वेश्चन नंबर 53 विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर 3 ऑफ देम आर पोर इनटू वन ऑफ देम व्हिच जॉइन द इंडस डायरेक्ट। जब ये क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर मतलब चेनाब लगाया था कि चेनाब सीधा जाती है, तो नहीं है, बट इसका आंसर क्या है, सतलज। इससे आपको पता होना चाहिए रिवर इंडस सिस्टम के बारे में, आपको पूरा पता होना चाहिए कि कौन सी इंडस रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाती है, कौन सी रिवर कहाँ मिलती है, कहाँ नहीं मिलती है। तो ये आपका एक क्वेश्चन अलग से बन गया, पूरा इंडस रिवर सिस्टम। फिर इंडस रिवर सिस्टम पे आपकी कौन सी सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, कौन कौन सी साइट कहाँ कहाँ पे मिलती है वो भी देखो। क्वेश्चन नंबर 54 विद रेफरेंस टू इंडिया डिडवाना कुचामन सरगोल खाटू आर द नेम्स ऑफ। ये किसके नाम है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा यूपीएससी देता है, तो उस टाइम पे जब मैंने इसको ट्राई किया था अटेम्प्ट करने की, तो मुझे पता था कि जो डिडवाना है दैट इज योर सलाइन लेक। खाटू, खाटू श्याम सब जानते हैं, राजस्थान, राजस्थान किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए जाना जाता है, वहाँ की सलाइन लेक्स के लिए जाना जाता है। तो अगर आपको ये दोनों भी नहीं पता और डिडवाना और खाटू भी पता है तब भी आप इसको इजीली लगा सकते हो, सलाइन लेक्स। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। पर अब आपको क्या करना है, अब आपको पता होना चाहिए डिडवाना, कुचामन, सारागोल और खाटू सबका पता होना चाहिए, किसकी लोकेशन कहाँ पे है वो भी देखो कि ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं, कुचामन कहाँ पे पड़ता है, सारगोल कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में ही पड़ता है या नहीं पड़ता है, कहीं और
पड़ता है, ठीक है, वो चीज़ भी देखो। फिर उसके बाद आपसे देख लो, फिर वो पूछ रहा है कि मैंग्रोव्स वाला भी आपका कितना इंपॉर्टेंट है रामसर साइट पे। ऐसे क्वेश्चन नहीं बना रहा तो ऑप्शन में दे रहा है, यानी वो आपको बता रहा है कि थीम है, ये थीम्स इतनी इंपॉर्टेंट है तो आपको इनके बारे में सारी जो भी जानकारी है वो सब जानकारी आप इकट्ठा कर लो इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछ रहा है विद रेफरेंस टू द पाम ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तीनों कभी ठीक नहीं होंगी, इसको तो सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी देखो पाम ऑयल इज अ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, कि वो साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है या वहां से ओरिजिन हुआ है। तो यहाँ पे क्या दे दिया, लोकेशन। अब जब ज्योग्राफी की तुम बात करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे भी लोकेशन है, लोकेशन यूपीएससी चेंज करके दे सकता है। अगर उसने ईस्ट दिया है तो मे बी वेस्ट हो सकता है, वेस्ट दिया है तो ईस्ट हो सकता है, नॉर्थ हो सकता है, साउथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साउथ ईस्ट एशिया की बजाय अफ्रीका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यानी ये लोकेशन का है, लोकेशन है, फैक्ट है, तो इसको डाउट में रखो। सेकेंड है द पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम। हर इंडस्ट्री लिपस्टिक और परफ्यूम वाली भले ही पाम ऑयल ना यूज कर रही हो, बट सम बोला है, अगर एक भी कर रही है तो माना जाएगा, ठीक है। और इंडिया इतनी डाइवर्स है कि आप नहीं जाके देख सकते एक एक इंडस्ट्री, तो ऐसी स्टेटमेंट क्या होती है, सही। द पाम ऑयल कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोडीजल, कैन बी यूज्ड हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। और ये आपका ऑप्शन हो गया फिर क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3। तो ये जाओगे लोकेशन, फैक्ट है, गलत कर दो इसको। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर विच ऑफ द अबाउ राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। तो ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। एक चीज ये भी समझ के चलनी है कि जो ज्योग्राफी है और एनवायरनमेंट वाला जो सेक्शन है वो बिल्कुल अलग नहीं होता है, ठीक है। कहने के लिए हम उसको सेपरेट कर देते हैं, बट ज्योग्राफी के बिना एनवायरनमेंट हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे देखो उन्होंने पूछा ईस्टर्न घाट से कौन सी राइज करती है। अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो सबको ये जरूर पता होगा कि स्वर्ण रेखा रिवर जो होती है वो झारखंड से निकलती है। झारखंड आपका ईस्टर्न घाट में तो नहीं पड़ता, यानी ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट करो। एटलीस्ट आपको कुछ नहीं तो आप कम से कम 50-50 पे तो पहुंच गए कि हाँ मेरा आंसर ये है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, दोनों में कॉमन क्या आपका 2, यानी ये वाला तो चला गया, ठीक है। अब आती है वंशधारा और ब्राह्मणी। अगर किसी ने वो जो हम पढ़ते हैं ओडिशा में भितरकनिका नेशनल पार्क और ये सब कुछ जो आप ऑलिव और रिडले टर्टल के लिए पढ़ते हो, तो उसमें आप जो कोयल रिवर के आसपास, ऋषिकुलिया रिवर के आसपास होते हैं तो कोयल रिवर इसमें पढ़ते हैं, तो 2 साउथ कोल नॉर्थ कोल उन दोनों को मिला के आपकी ब्राह्मणी रिवर बनती है, ठीक है। और ये दोनों निकलती कहाँ से हैं, ये भी झारखंड से निकलती है, यानी ऑप्शन कौन भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। बचता कौन सा है, 2 एंड 4। नहीं पता कोई बात नहीं, 50-50 में पहुंच गए आप। 50-50 में भी आपको ट्राई करना है, अटेम्प्ट करने की उन क्वेश्चंस की। और यूपीएससी में यार मोस्टली पॉसिबिलिटी होती है कि ए ऑप्शन बहुत रेयर मिलता है, तो अगर दोनों में से फिर भी चुनोगे तो आप बी ऑप्शन पे जाते हैं, क्योंकि बहुत रेयर मिलता है कि आपका हो। ओके, दूसरा आपका क्या है, और एक तरीका और है यहाँ पे इस क्वेश्चन में आंसर तक पहुंचने का, वो क्या है, ये आप तभी कर पाओगे जब आप पीवाईक्यूज करोगे, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते। दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हुए, ये कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करेंगे इसके बारे में, अभी नहीं बताएंगे। तो आप पहुंच गए 2 एंड 4 पे, आप भी बता दिया तो फिर मेहनत नहीं होगी। ये पहुंच गए आप 2 एंड 4 पे। अब आपको क्या करना है, एनालाइज करते हो आपको पता होना चाहिए ब्राह्मणी कहाँ से निकलती है। अगर एक कोयल रिवर से बनती है तो वो कहाँ से निकलती है, दोनों कहाँ पे मर्ज होते हैं, कहाँ पे जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में जाते हैं, कहाँ जाते हैं। नागावली कहाँ से निकलती है, सुवर्ण रेखा कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, किसके लिए फेमस है। वंशधारा जो आंध्र प्रदेश में है वो, मतलब उन सब रिवर के बारे में किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, क्योंकि यूपीएससी ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी तो पूछते आ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन को एनालाइज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 56। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर। फर्स्ट स्टेटमेंट है, आपको क्या दिया उसने कि ये पर्टिकुलर कमीशन है जो लाइसेंस ग्रांट करता है। तो दिस इज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट है वो होते हैं क्या होते हैं, गलत, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक फैक्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन चेंज भी तो हो सकती है, और कितनी ऑर्गेनाइजेशन आप याद करोगे, नहीं कर सकते। दूसरा, इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर, ठीक है, ओके। तीसरी है, रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल पता है आपको कि थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट।
फर्स्ट स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इनकरेक्ट हो गई, वैसे ही आप आंसर पे पहुंच गए। बट जब आप एनालाइज कर रहे हो तो अब आपको पता होना चाहिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं। अब वो सी, अब देखो दो स्टेटमेंट आपकी कैसे इंटरलिंक करते हैं कैसे नहीं। पहला ऑर्गेनाइजेशन है गलत हो जाता है, लेकिन दूसरा बोला है कि उसको अगर रेयर अर्थ एलिमेंट प्रेजेंट है इंटरनेशनल वाटर में, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको इंटरनेशनल वाटर में कोई भी कंट्री जाके सीधा एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकती, उसको लाइसेंस की जरूरत है। ठीक है, तो उस कंट्री में इंडिया भी तो शामिल होगी ना, इंडिया को भी तो लाइसेंस मिलेगा तभी तो कर सकती है ना। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हम रेयर अर्थ एलिमेंट को हम एक्सप्लोर कर ही नहीं रहे, हम कर रहे हैं, इसका मतलब लाइसेंस तो मिला होगा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। हर स्टेटमेंट के पीछे ना क्यों है लॉजिक ढूंढना बहुत जरूरी है। ये अब थोड़ा हेडेक वाला काम लगता है, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में इसी यही प्रैक्टिस जो होती है वो आपकी काम आती है, क्योंकि पीवाईक्यूज को एनालाइज भी देखने के लिए सब करते हैं कि हाँ सबने पीवाईक्यूज देखा, सबने वो चीज़ें देखी हैं, बट उससे देखो उससे अगले क्वेश्चंस भी निकालो। अब आपको रेयर अर्थ एलिमेंट कौन कौन से होते हैं ये भी पता होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होती है वो भी पता होना चाहिए, इंडिया में किसका एक्सप्लोरेशन हो रहा है वो भी पता होना चाहिए, क्या ऐसा कोई और भी है जो स्पेशल इंडिया में मिलता है, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए चाइना बेसिकली जाना जाता है ना, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 57 है, अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, कौन है? शुगर केन। ये क्वेश्चन पहले भी इस तरीके के क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं जिसमें शुगर केन के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे शुगर केन ऑप्शन में है, फिर शुगर केन से रिलेटेड क्वेश्चंस बना के यूपीएससी ने स्टेटमेंट बना के पूछा है। इसका मतलब ये है कि समटाइम वो आपके ऑप्शन होते हैं, समटाइम वो खुद में खुद ऑप्शन क्वेश्चन होते हैं, इसलिए यूपीएससी आपको ये बता रहा है कि यही थीम्स है, इनके अराउंड ही आप घूमते रहो। ठीक है, क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन आपके बिल्कुल नए आते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो क्वेश्चन जो कि आपके पीवाईक्यूज की थीम से रिपीट हो रहे हैं, उनके ऑप्शन से रिपीट हो रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, तो फिर वहाँ समझ के चलो कि वहाँ आपकी चीज़ों की गड़बड़ है। ठीक है, फिर आता है 59, ये कहता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ, एक पार्ट है ऑफ अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट का बाय द क्लाइमेट चेंज, और उन्होंने ये बोल दिया कि इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम का है। अगर मैं इसको आपके लिए हिंदी में पढ़ूँ तो भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। क्या है? परियोजना नहीं है, परियोजना का एक भाग है, इज अ पार्ट। कौन सा? अ पार्ट, अ प्रोजेक्ट। The project of CCAFS is carried out under the consultative group of international headquarter in this। पहली बात तो ये प्रोजेक्ट है, इंडिया में चल रहा है, एक पार्ट है इसका। ठीक है, फिर जो ये प्रोजेक्ट है वो कैरिड आउट कौन करते हैं? ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसी का एक इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे है? इंडिया में। दैट मीन्स तीनों स्टेटमेंट अपने आप इंटरलिंक करते हैं, या तो तीनों साथ गलत होंगी या तीनों साथ सही होंगी। इसका मतलब क्या है कि इसमें आप कहाँ पे जाओगे? ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 में जाओगे। समटाइम आपके गलत हो भी सकते हैं, बट कोई बात नहीं, क्योंकि जो आपने पीवाईक्यू से जो चीज़ सीखी है वो यही चीज़ सीखी है। ठीक है, बेवजह के रिस्क लेने से ज़्यादा अच्छा है कैलकुलेटिव रिस्क लो ना, और वो कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो? पीवाईक्यू से। क्वेश्चन नंबर 58, अब देखो ये कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कोर ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत कम यूपीएससी पूछता है आपसे प्रीलिम्स में, बट मेंस में फिर भर भर के पूछता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियंस आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड। इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें दो साइड कंपेयर की हूँ और दोनों स्टेटमेंट बता दिया कि एक में वेस्टर्न सेक्शन वार्म है और एक में ईस्टर्न सेक्शन, तो ये मोस्टली ऐसी स्टेटमेंट ना गलत होती है। बट इस क्वेश्चन को ध्यान में देना है कि ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे अगर आप देखोगे कि इसको मैं मानू ओशियन, ये हो गया आपका ईस्ट साइड, ये हो गई आपकी वेस्ट साइड, तो ये हो गई आपकी, यहाँ पे लगा के चलो कि आपकी 0 डिग्री हो गई, 30 डिग्री हो गई, 60 डिग्री हो गई। वेस्टर्ली कहाँ चलते हैं? 30 डिग्री से ना, वो इधर गई है। इधर हवाएं चलेंगी तो हवाएं अपने साथ पानी को बहा के लेके जाएंगी। जब यहाँ से पानी हटेगा, पानी का लेवल कम हो जाएगा, वो सारा पानी यहाँ पे जमा हो जाएगा, और जब प्रेशर पड़ता है तो क्या हो जाते हैं? गर्म।
ये आपकी बॉडी के साथ भी होगा। अगर आप रिलैक्स रहोगे आपकी बॉडी भी रिलैक्स रहेगी। जिस दिन टेंशन लोगे आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर में आपको इंक्रीज फील होता है, ठीक है। और यही है आपकी, अगर मान लो जब आपकी बात करिए ट्रॉपिकल जोन की, तो वहाँ पे ट्रेड विंड्स चलती है। ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन क्या होती है, वो चलती है आपकी ऐसे नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलती है, तो वो यहाँ का पानी हटा देती है और पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब ये नहीं है कि स्टेटमेंट सही है या गलत, मतलब यहाँ से अब आपको क्या देखना है, आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जोन, टेम्परेट, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, पोलर जोन कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, वेस्टर्लीज क्या होती हैं, पोलर विंड्स क्या होती हैं, उसके बाद ये फंक्शन कैसे काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे उसने ओशियंस का बोला है, अगर वो ऐसे चेंज करके भी देगा क्वेश्चन को कि इन द ट्रॉपिकल रीजन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कूलर, वो ऐसे भी तो दे सकते हैं, क्योंकि जो आपकी कॉन्टिनेंट का वेस्ट है वही तो आपके ओशियन का ईस्ट बना ना, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें को देखना है, एनालाइज करना और सोचना है कि यूपीएससी और किस तरीके से आपसे ये चीज़ें क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 60, लिटिल लीफ डिकम्पोज फास्टर, जल्दी डिकम्पोज होते हैं, देन इन अदर एनी अदर बायोम एज अ रिजल्ट ऑफ द सोइल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर। अपार्ट फ्रॉम द ट्रीज द वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्लांट फॉर्म्स दैट रीच आउट इन द कैनोपी। देखो, अगर कुछ भी नहीं पता, इतनी लंबी स्टेटमेंट के बाद भी ये क्वेश्चन कई बच्चों का गलत हुआ था, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं पता, आपने ये पढ़े हैं कि कौन से फॉरेस्ट की कौन सी विशेषता है, तो आपने देखा होगा कैनोपी सिस्टम कहाँ पे होता है आपका, रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल एरिया में। एपिफाइट्स कहाँ पे मिलते हैं मोस्टली, वो आपके कहाँ पे मिलते हैं, आपके रेन फॉरेस्ट में। तो इसका आंसर सीधा क्या होगा, आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसका आंसर हो जाता है। अब ये इसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ से देख लो, क्योंकि समटाइम ऐसा होगा कि वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देगा और ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, इन सबको स्टेटमेंट के रूप में दे देगा। तो दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है इस तरीके के क्वेश्चंस में, ओके। तो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 16। देखो कि द वेजिटेशन ऑफ सवाना, देखो अब यहाँ पे बोला उसने सवाना के बारे में, पिछला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। इससे मतलब थीम समझ में आ रही है कि आपको हर फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी, हर फॉरेस्ट में कौन सा क्लाइमेट फैक्टर ऐसा आता है, कौन सा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। वैसे तो जैसे मान लो कि टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, प्रेसिपिटेशन वगैरह, ये सारी की सारी इंसोलेशन वगैरह, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हर जगह पे फैक्टर्स अलग अलग होते हैं जो डोमिनेट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपकी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा क्या होता है कि क्योंकि पेड़ों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, कैनोपी होती है, तो नीचे तक सनलाइट नहीं पहुँचती, यानी वहाँ पर डोमिनेंट फैक्टर कौन सा हो गया, आपकी सनलाइट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे सवाना में पहुँचोगे तो सवाना में क्या होगा, आपकी बारिश, मतलब वहाँ पे आपका डोमिनेंट फैक्टर होगा क्योंकि सनलाइट तो पर्याप्त मात्रा में मिल ही रही है, ठीक है। तो पर्टिकुलर फैक्टर्स जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस को डिफर करते हैं, प्लस वहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होगा, दोनों पता होने चाहिए। तो यहाँ पे सवाना वेजिटेशन के बारे में पूछ लिया कि वो ग्रासलैंड कंसिस्ट करता है, उसमें कहीं कहीं पे छोटे पेड़ होते हैं, कहीं पे तो बिल्कुल ही नहीं होते। द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरिया इज जनरली केप्ट इन चेक वन और मोर कंडीशंस, और कुछ कंडीशंस को मिला के अब वो कंडीशन बतानी है तुम्हें सवाना में। वो कह रहे हैं कि सवाना जो वेजिटेशन है वहाँ पे क्या होते हैं, अगर मैं इसको आपके लिए हिंदी में पढ़ दूँ एक मिनट के लिए, कि जो सवाना घास के मैदान होते हैं वो क्या होते हैं, बिखरे बिखरे उसमें पेड़ होते हैं, या कहीं पे तो पेड़ ही नहीं होते। तो वो कौन से फैक्टर हैं जो कि इस तरीके की वेजिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले ना ये क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड, ये वाला ये क्वेश्चन है आपका 2013 का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, इन द ग्रासलैंड दे ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ, यानी कि घास है वहाँ पे, ट्रीज नहीं है। तो इंसेक्ट एंड फंजाई, लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, वाटर लिमिट्स एंड फायर एंड नन ऑफ द अबव। ग्रासलैंड है तो ग्रासलैंड में हमने क्या देखा था कि ग्रासलैंड में इंसेक्ट और फंजाई तो हर जगह होते हैं, चाहे वो ग्रासलैंड हो चाहे फॉरेस्ट हो, ये हर जगह होंगे। तो ये कभी भी नहीं हो सकते आपके डोमिनेंट फैक्टर। लिमिटेड सनलाइट, जब ग्रास एंड ट्री है ही नहीं, कैनोपी है ही नहीं, तो सनलाइट को रोकेगा कौन, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, वाटर लिमिट एंड फायर। ऑब्वियसली बात है, अगर ग्रासलैंड है इसका मतलब क्या है कि ग्रास को कम जरूरत होती है पानी की, ठीक है, ट्रीज को ज्यादा जरूरत होती है पानी की, दैट मीन्स ये ठीक है। और दूसरा, अगर वो ग्रास है सूख जाती है तो जल्दी आग पकड़ लेती है, तो दोनों कंडीशन सही है। आप देखो यूपीएस, ये है आपका 2013 का क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि समटाइम दिखाना, प्रूफ दिखाना जरूरी होता है ना, बच्चों को होता है कि प्रूफ, समटाइम प्रूफ दिखाना जरूरी हो जाता है।
तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें इन्होंने बोला कि ट्री डू नॉट रिप्लेस। अब ये सेम स्टेटमेंट तो दी है, यहाँ पे उसने पूछ लिया है, यहाँ पे उसने सिर्फ दे दिया ग्रासलैंड, यहाँ पे उसने नाम दे दिया है सवाना ग्रासलैंड का। स्कैटर्ड ट्री होते हैं और कहीं कहीं पे तो बिल्कुल नहीं होते, वही तो बोला ट्री डू नॉट रिप्लेस ग्रासेस, तो सेम है। अब देखो यहाँ पे क्या है, फायर, तो ये PYQ का ऑप्शन है फायर, फायर तो होगा यानी 2 तो आएगा ही आएगा, यानी ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब बचा 2 3 4 1 एंड 2। फिर वो बोल रहा है टर्माइट्स और बोरोइंग एनिमल्स, अभी बताया इंसेक्ट और फंजाई, इंसेक्ट्स तो हर जगह होंगे तो यही इन्हीं में तो आ जाता है, तो ये ऑप्शन गया, ये गया आपका सीधा आंसर मिलेगा 2 3 एंड 4। और दूसरा देखो वाटर लिमिट, वाटर लिमिट है तो सीजनल रेनफॉल है, तो दोनों सही है। इसका मतलब PYQs के क्वेश्चंस की स्टेटमेंट प्लस आपके ऑप्शंस दोनों आपके रिपीट होते हैं, और आपकी ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों में क्या हो जाए आपका मतलब कि गलत हो, दोनों सेम ऑप्शन भी हो जाए, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाए। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर है 63, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं करने के लिए, सो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला कहता है मोरिंगा दैट इज ड्रमस्टिक ट्री, जिसको हम वो बोलते हैं इमली, इमली का पेड़, ठीक है, इमली होती है ना, सॉरी नहीं, इमली का पेड़ तो टर्माइट होता है यार। मोरिंगा ये क्या बोला इन्होंने, बोला ल्यूमिनस एवरग्रीन ट्री है, हमें नहीं पता, मे भी हो सकता है ये डेसिडियस ट्री हो। तो अब देख रहे हो यहाँ फॉरेस्ट का क्वेश्चन है, पिछला फॉरेस्ट का क्वेश्चन था, ये भी ट्रीज का क्वेश्चन है, तो कितनी इंपॉर्टेंट थी मैं ये आपके लिए। 3 एक ही साल में आपसे लगातार क्वेश्चन पूछे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो देखो ये लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री ना, हमें नहीं पता, ये फैक्ट है, मे भी नहीं हो सकता। ये एंडेमिक है साउथ ईस्ट एशिया, अभी देखा था एंडेमिक है, जोग्राफिकल लोकेशन आपको दी गई है, इसका मतलब क्या है, ये फैक्ट है, पॉसिबिलिटी है गलत होने की। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टर्माइन इज कलेक्टेड एज अ माइनर, मोस्ट ऑफ द, सारी नहीं बोली, मोस्ट ऑफ द, ऑब्वियस सी बात है, जनजातीय क्षेत्र में है, फॉरेस्ट में है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आप कलेक्ट करते हो। तो तीसरी ठीक है, तीसरी ठीक ये गलत हो गई, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है, अब अगर हमारे यहाँ प्रोडक्ट है तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, यानी 4th भी जाएगी। और 5th वाला आ जाता है आपका सीड ऑफ मोरिंगा टर्माइट कैन बी यूज्ड इन द बायोफ्यूल प्रोडक्शन, कैन बी यूज कर सकते हो, तो 5th भी ठीक है। 3 4 और 5th तीनों कहाँ पे आते हैं, सिर्फ यहाँ पे आते हैं इस ऑप्शन में, इसका मतलब बी ऑप्शन ठीक है, इसका मतलब ये पहले और दोनों ठीक है। इसका मतलब जो हम जो पीछे एनालाइज करते आ रहे हैं, यानी वो हमारा एनालिसिस पार्ट भी क्या हो रहा है, ठीक होता जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, विद रेफरेंस टू द वाटर के बारे में पूछा है। पहले में बोला है अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड लेक इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, दूसरे में पूछा है अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। देखो दोनों में आपसे पूछा है ग्राउंड वाटर के बारे में, ठीक है, और दोनों में कहा है कि एक जगह यहाँ पे ज्यादा है और एक जगह यहाँ पे ज्यादा है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ, इसका सीधा मतलब है दोनों में एक स्टेटमेंट ठीक है, एक स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब देखो रिवर्स और लेक में ज्यादा पानी है या फिर आइस कैप में ग्लेशियर्स में ज्यादा पानी है, अगर आप ये नहीं भी पता इसको, वैसे तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बट नहीं भी पता, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी ये चीज़ डायरेक्ट दी है कि कहाँ सबसे ज़्यादा पानी है, लेकिन फिर भी नहीं पता, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो रिवर्स है वो कहीं ना कहीं तो ग्लेशियर से ही निकलती है ना। इसका मतलब कि रिवर्स के लिए सोर्स ऑफ वाटर खुद में क्या है, ग्लेशियर्स। तो क्या ज़्यादा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 सीधा गया, ऑप्शन नंबर 2। अब आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, अगर पोलर कैप और इसमें है, फिर ग्राउंड वाटर में आता है, फिर आपका रिवर्स लेक में आता है, कैसे कैसे आता है, ओशियन में आता है, वो सारी की सारी सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 कितना इजी है, द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू, ब्लैक सॉइल किससे बनती है आपकी, ऑब्वियस सी बात है वोल्केनिक रॉक से, कहाँ पे आता है, ये आता है, ठीक है। अब आ जाता है जैसे आपका क्वेश्चन नंबर, चलो उल्टा ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, बुलार्ड 1 और 2 टेक्नोलॉजी किससे मेंशन है आपकी, तो क्लोनल प्रोपेगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स डेवलपमेंट, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ और प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर तो बिल्कुल नहीं था, किस लिए कर रहे थे हम इसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए कर रहे थे, जो कि आपने कॉटन के लिए इस्तेमाल इसको यूज करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर्स का था। दूसरा देखो क्वेश्चन नंबर 70, ये पूछा है एडिनोवायरस हैव सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जीनोम्स वेयरएज रेट्रोवायरस हैज डबल डीएनए। अगर आपने साइंस पढ़ी है, थोड़ी बहुत भी पढ़ी है डीएनए आरएनए के बारे में, तो पता है डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, पर फिर भी नहीं पता तो यहाँ पे एक वर्ड बोल रखा है, वो वेयरएज कंपेयर कर रहा है, एएनए पहले डीएनए के बारे में कुछ दिया, फिर आरएनए के बारे में कुछ दिया, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो एक दूसरे से चेंज कर देगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या गलत। फिर कॉमन कोल्ड जो है वो आपको एडिनोवायरस से होती है, जबकि एड्स
केस आपका रेट्रोवायर्स आरएनए से होता है, दिस स्टेटमेंट क्या होगी आपकी करेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि साइंस में नीदर वन नीदर टू होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। 66 अब हेरिडिटरी डिसीज के बारे में पूछ रखा है। पहला है पासिंग ऑन द माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है, और बिफोर भी होगी बाद में भी होगी, दोनों तरीके से ये स्टेटमेंट सही है। ए चाइल्ड इनहेरिट माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज एंटायरली फ्रॉम मदर नॉट फ्रॉम द फादर, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक्सट्रीम, यहाँ पे बच्चे एक्सट्रीम वर्ड पे गए थे कि उसने बोला है एंटायरली फ्रॉम मदर, फादर से नहीं होती है, एंटायरली दिया, इसका मतलब आप उसको क्या कर दो, गलत कर दो और ऑप्शन ए आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। देखो एक्सट्रीम वर्ड भी ऐसा नहीं होता कि हर स्टेटमेंट में अगर एक्सट्रीम वर्ड दिए हैं तो उसका मतलब वो गलत ही होता है, वो स्टेटमेंट ठीक भी होंगे, डिपेंड करते हैं ना। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज जो होती है वो मदर से ही मिलती है, क्योंकि उसमें जो बेबी बनता है, जो मतलब एग फर्टिलाइज होता है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो मदर का यूज होता है, फादर का होता ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट पे नहीं जाओगे। अब आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज, जब उन्होंने पूछा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह, तो ये क्या क्या टेक्निक होती है, या बच्चा कैसे जाइगोट कैसे बनता है, और ये सारी चीजें अब ये आपको पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 बोला है कि विच वन ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम। अब ऐसे में सब वो लगा के आ गए थे, डी ऑप्शन लगा के आ गए थे, बट ऐसा भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए वायरस ऐसे ही नहीं जाता, वायरस को किसी मीडियम की जरूरत होती है, तो ये वाला ऑप्शन जो तो आपका वैसे एलिमिनेट हो जाता है, बचता क्या आपका बैक्टीरिया और फंजाई। तो समटाइम आपकी जरूरी नहीं होती ना, एनवायरनमेंट और साइंस से होते हैं तो ऑल ऑफ द अबव भी आएंगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इसका एग्जांपल जैसे 68 लगा लो, इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड, फूड का मतलब टेम्परेचर कि किस टेम्परेचर पे खाना पकेगा किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द होल इन द लिड, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, वेट ऑफ द लिड। अब यहाँ पे देखो वो लिड के वेट से क्या मतलब बनता है, अगर मैं आपको हिंदी में भी पढ़ूँ इसको कि इन्होंने लिड को क्या बोला है कि ढक्कन का भार। अब ढक्कन के भार से थोड़ी ना डिपेंड करता है कि मतलब ठीक है, एरिया पे डिपेंड करता है, कितने बड़ा कुकर है छोटा कुकर है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप फ्लेम गैस को कम कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है देर से पकेगा, तेज करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है, लेकिन थर्ड नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा आपका 1 and 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछा है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के बारे में पूछा, 2022 में वैक्सीन पे क्वेश्चन भी दिया था। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के बारे में बताया। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग से कितना क्वेश्चन, क्योंकि बोलार्ड 1 और 2 जो अभी किया था वो भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज मेडिसिन के डेवलपमेंट में यूज होते हैं, सही बात है, बैक्टीरिया और वायरस दोनों यूज हो सकते हैं, दोनों यूज हो सकते हैं, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो हमने 70 तक देख लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, आपके क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।